हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जोशीमठ के बसने से लेके अब तक की कहानी। दोस्तों, हम इसमें बताएंगे कि चमकने से लेकर दरकने तक जोशीमठ की आखिर कहानी और उसका इतिहास क्या है। दोस्तों, गढ़वाल हिमालय का गजेटियर लिखने वाले अंग्रेज ICS ऑफिसर H.G. बोल्टन ने 1910 के जिस जोशीमठ का जिक्र किया है वह थोड़े से मकानों, रैन बसेरों, मंदिरों और चौरस पत्थरों से बनाए गए नगर चौक वाला एक अधसोया कस्बा था, जिसकी गलियों को व्यापार के मौसम में तिब्बत से व्यापार करने वाले व्यापारियों के याक और घोड़ों की घंटियां कभी कभी गुंजाती होंगी। पुराने दिनों में इन व्यापारियों की आमदरफ्त के चलते जोशीमठ एक संपन्न बाजार रहा होगा। अलबत्ता वाल्टन के समय ये व्यापारी अपनी मंडियों को दक्षिण की तरफ यानी नंदप्रयाग और उससे भी आगे तक शिफ्ट कर चुके थे। वाल्टन तिब्बत की ज्ञानिया मंडी में पीढ़ी दर पीढ़ी हर साल तजारत के लिए आने वाले उन भोटिया व्यापारियों की मंडियों के उन अवशेषों का भी जिक्र करते हैं जो उन्होंने जोशीमठ में देखे थे। दोस्तों, अलकनंदा नदी की ऊपरी उपत्यका में स्थित जोशीमठ की जनसंख्या 1872 में 435 थी, जो 1881 में बढ़कर 572 हो गई और फिलहाल जोशीमठ की जनसंख्या करीब 17,000 है। अगर उसमें हम सिक्योरिटी फोर्सेस को भी शामिल कर लें तो इस समय जोशीमठ की जनसंख्या लगभग 50,000 है। सितंबर 1900 में ये संख्या 468 गिनी गई, लेकिन इस बार की जनगणना के समय बद्रीनाथ के रावल और अन्य कर्मचारी यहाँ उपस्थित नहीं थे। ये अनुपस्थित लोग तीर्थ यात्रा के सीजन में यानी नवंबर से मध्य मई के दौरान बद्रीनाथ मंदिर में रहकर श्रद्धालुओं के रहने, खाने और पूजा पाठ का इंतजाम किया करते थे। जाड़े के मौसम में उन्हें जोशीमठ आना पड़ता, क्योंकि उन दिनों बद्रीनाथ धाम बर्फ़ के नीचे दब जाता है और कपाट बंद करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, कर्णप्रयाग से तिब्बत तक जाने वाला मार्ग चमोली, जोशीमठ और बद्रीनाथ से होता हुआ माणा दर्रे तक पहुंचता है, जबकि दूसरा मार्ग तपोवन और मलारी होते हुए नीति दर्रे तक जाता है। फ्रेंड्स, परंपरागत रूप से बद्रीनाथ के रावलों और अन्य कर्मचारियों के शीतकालीन आवास के रूप में विकसित हुए जोशीमठ ने धीरे धीरे गढ़वाल को सुदूर सीमांत माणा और नीति घाटियों की महत्वपूर्ण बस्तियों से जोड़ने वाले मार्ग के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में लिया होगा। फ्रेंड्स, इसके बासिंदों में पंडे, छोटे बड़े व्यापारी और खेती का काम करने वाले साधारण पहाड़ी लोग थे। फ्रेंड, उत्तराखंड के गढ़वाल के पैनखंडा परगना में समुद्र की सतह से 6107 फीट की ऊंचाई पर धौली और विष्णुगंगा के संगम से आधा किलोमीटर दूर जोशीमठ की उत्पत्ति की कहानी उन्हीं आदि शंकराचार्य से जुड़ी है। 8वीं 9वीं शताब्दियों में की गई, जिनकी हिमालयी यात्राओं ने उत्तराखंड के धार्मिक भूगोल को व्यापक रूप से बदल दिया था। दोस्तों, दक्षिण भारत के केरल राज्य के त्रावणकोर के एक छोटे से गांव में जन्मे आदि शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बहुत छोटी आयु में अपनी मलयालम जड़ों से निकलकर सुदूर हिमालय की सुदीर्घ यात्राएं की और असंख्य लोगों को अपना अनुयायी बनाया। इन अनुयायियों के लिए उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों का निर्माण किया। पूर्व में उड़ीसा के पूर्व में वर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा पीठ, दक्षिण में मैसूर का श्रृंगेरी मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ यानी कि जोशीमठ। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ में नारायण के ध्वस्त मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य करने के उपरांत वे केदारनाथ गए, जहां 32 साल की छोटी सी उम्र में उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, जोशीमठ की ऐतिहासिक महत्ता इस जनविश्वास में निहित है कि आधुनिक हिंदू धर्म के महानतम धर्मगुरु माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने यहाँ सैतूत के एक पेड़ के नीचे समाधिस्थ रहकर दिव्य ज्ञान हासिल किया था। इसी कारण इसे ज्योतिर्धाम कहा गया। यह विशाल पेड़ आज भी फलता फूलता देखा जा सकता है और इसे कल्प वृक्ष का नाम दे दिया गया है। फिलहाल इस वृक्ष में लगा मंदिर भी टूट चुका है और वह गुफा भी ध्वस्त हो चुकी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शंकराचार्य ने साधना की थी। फ्रेंड्स, जोशीमठ के बारे में धार्मिक मान्यताएं प्रचलन में है। यहाँ भगवान नृसिंह का मंदिर है, जहाँ भक्त बालक प्रहलाद ने तपस्या की थी। अनेक देवी देवताओं के मंदिरों के अलावा यहाँ कई देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, भृंगी, ऋषि, सूर्य और प्रहलाद के नाम पर अनेक कुंड भी हैं।
ये तथ्य इस छोटे से पहाड़ी नगर को देश के धार्मिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाते हैं। इस कथा के एक दूसरे संस्करण में भगवान नरसिंह का स्थान आदि शंकराचार्य ले लेते हैं, जिनके साथ हुए धार्मिक विवादों के चलते कत्यूरी राजधानी को जोशीमठ से हटाया गया था। एटकिंसन के गजेटियर में उल्लिखित इस गाथा के दूसरे संस्करण को लेकर आगे कयास लगाया गया है कि आदि शंकराचार्य द्वारा जोशीमठ में ज्योतिर्लिंग की स्थापना किए जाने के बाद ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच वर्चस्व कायम करने की होड़ चल रही थी, जिसके दौरान शैव मत के अनुयायियों ने दोनों को परास्त कर जनता के बीच अपनी धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध की थी। जोशीमठ के मंदिर में रखी काले स्फटिक से बनी नरसिंह की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि उसका बायां हाथ हर साल कमज़ोर होता जाता है। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा था कि जिस दिन मूर्ति का हाथ पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा, बद्रीनाथ धाम का रास्ता सदा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि तब नर और नारायण पर्वत एक दूसरे में समा जाएंगे और भीषण भूस्खलन होगा। इसके बाद बद्रीनाथ के मंदिर को जोशीमठ से आगे भविष्य बद्री नामक स्थान पर ले जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, गढ़वाल का समग्र इतिहास लिखने वाले विद्वान शिव प्रसाद डबराल तो जोशीमठ को महाभारत के काल से जोड़ते हैं और पाणिनि के अष्टाध्यायी को उद्धृत करते हुए तर्क देते हैं कि प्राचीन काल का कार्तिकेयपुर नगर और कोई नहीं बल्कि यही जोशीमठ था। आज के जोशीमठ को देखने पर वाल्टन के गजेटियर का जोशीमठ किसी दूसरे युग का सपना सरीखा लगता है। दोस्तों, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पर्यटन के क्षेत्र में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के परिप्रेक्ष्य में जोशीमठ इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण जगह बन गई कि यहाँ से होकर फूलों की घाटी का भी रास्ता जाता है और हेमकुंड साहब का भी। धार्मिक महत्व की कितनी अन्य जगहों के मार्ग भी यहीं से शुरू होते हैं। इलाके में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ से कुल 12 किलोमीटर दूर स्थित सुंदर स्थल औली में एक बड़े स्कीइंग सेंटर की शुरुआत की गई, जहां जाने के लिए 3915 मीटर लंबा रोपवे सिस्टम भी बनाया गया। फ्रेंड्स, तिब्बत से नज़दीकी होने के कारण इसके सामरिक महत्व को देखते हुए स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने यहाँ अनेक सैन्य व अर्धसैनिक बलों की इकाइयों को तैनात किया। इनमें सबसे बड़ा नाम गढ़वाल स्काउट्स का है। गढ़वाल राइफल्स के एक विशिष्ट बटालियन के रूप में तैयार की गई गढ़वाल स्काउट्स एक एलीट इन्फेंट्री बटालियन है, जिसे लंबी रेंज के सर्वेक्षण और ऊंची जगहों पर युद्ध करने में महारत हासिल है। देश की सबसे गौरवशाली सैन्य संपदाओं में गिनी जाने वाली इस बटालियन का मुख्यालय स्थायी रूप से जोशीमठ में है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जोशीमठ की आबादी करीब 17,000 हो चुकी है। तमाम सैन्य इकाइयों टुकड़ियों को गिना जाए तो आज यह आबादी अनुमानतः 50,000 का आंकड़ा छू रही है। फ्रेंड्स, आसपास के गांवों में खूब खेती होती थी, जिनमें आलू, राजमा, चौलाई, उगल और कुट्टू जैसी चीज़ों की भरपूर पैदावार मिलती थी। श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली चीज़ों की दूर दूर से मांग आती थी। तमाम तरह के मानवीय श्रम और कौशल का काम करने वाले मजदूर और कारीगर भी यहाँ के रोज़मर्रा जीवन में रच बस चुके हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बताते हैं कि जिस ढाल पर यह ऐतिहासिक नगर बसा हुआ है वह एक बेहद प्राचीन भूस्खलन के परिणाम स्वरूप इकट्ठा हुए मलबे के ढेर से बना है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस नगर के घर जिस धरती पर बने हुए हैं उसके ठीक नीचे की सतह पर ठोस चट्टानें नहीं बल्कि रेत, मिट्टी और कंकड़ पत्थर भर हैं। ऐसी धरती बहुत अधिक बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती और धंसने लगती है। आज से करीब आधी शताब्दी पहले गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने 1976 में प्रकाशित की गई अपनी एक रिपोर्ट में चेताया था कि जोशीमठ के इलाके में अनियोजित विकास किया गया तो उसके गंभीर प्राकृतिक परिणाम होंगे। दोस्तों, शिव प्रसाद जोशी जोशीमठ वाली अपनी कविता का अंत यूं करते हैं। लोग कहते हैं दुनिया का अंत इस तरह होगा कि नीति और माणा के पहाड़ चिपक जाएंगे, अलकनंदा गुम हो जाएगी, बर्फ उड़ जाएगी, हड़बड़ाकर सुंदरी उठेगी, साधु का ध्यान टूट जाएगा, हाथी सहसा चल देगा अपने रास्ते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।